देखिए बेटा, आज हम आपको बताएंगे फर्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसमें फर्स्ट टॉपिक होगा आपका चार्ज। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है इंटरमीडिएट का इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका चार्ज। देखिए व्हाट डू मीन चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज यानी कि आवेश। आवेश क्या होता है बेटा? मॉडर्न थ्योरी फिजिक्स के अंदर मॉडर्न देखेंगे, इसका परिभाषा देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे कि चार्ज क्या है। किसी भी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने या ग्रहण करने के बाद जो गुण उत्पन्न होता है उसे आवेश कहते हैं। किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने या ग्रहण करने के बाद जो गुण उत्पन्न होता है उसे आवेश कहते हैं। Which property develop in an atom after accept or donate electron by the atom known as the charge. Here two types of charge. बेटा आवेश दो प्रकार का होता है। चार्ज आपका टू टाइप्स होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ये टू टाइप्स का होता है। आपका आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश होता है, दूसरा क्या होता है? ऋण आवेश होता है। क्या होता है बेटा? ऋण आवेश होता है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है आपकी पॉजिटिव, और एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तो इनमें क्या होगा? रिपल्सन होगा, यानी कि प्रतिकर्षण होगा। अगर दोनों ही आपके निगेटिव हैं तो भी क्या होगा? इसमें रिपल्सन होगा। यानी कि जैसे कि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, इनके बिटवीन आपका प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी रिपल्सन फोर्स होगा। अगर दोनों ही पॉजिटिव निगेटिव है तो इनके बिटवीन क्या होगा? रिपल्सन फोर्स होगा, यानी कि प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर आपका एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स होगा, यानी कि आकर्षण बल लगेगा। इनमें क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। यानी सेम चार्ज में क्या होता है? अपोजिट चार्ज इन नेचर में क्या होगा? दोस्ती होगी, और सेम नेचर ऑफ चार्ज में क्या होगा? दुश्मनी होगी। यानी कि इनमें प्रतिकर्षण वाला, रिपल्शन एंड अट्रैक्शन। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी चार्ज की, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है चार्ज की वो बहुत ही मिनिमम वैल्यू होती है, उसको ई से डिफाइन करते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज यानी कि आवेश का न्यूनतम मान E equals to 1.6 into 10⁻⁻19। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा 9.1 into 10⁻31 kg। थर्ड बेटा इसका यूनिट होता है कूलम। क्या होता है? यूनिट होता है इसका कूलम होता है। यूनिट क्या है? कूलम। प्रॉपर्टी नंबर 4, ये एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि है। स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि है, इसका यूनिट कूलम। स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि होती है। अब देखिएगा अगली प्रॉपर्टी है बेटा इसकी, चार्ज जो होता है कैसे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखिएगा। क्वांटाइजेशन चार्ज होता है ऐसे, सपोज करिएगा एक बॉडी ए है आपके पास और एक बॉडी बी। अब न्यूट्रल्स का मीन्स क्या समझते हैं आप? न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि उस पर कोई चार्ज है, उस पर चार्ज नहीं है, कि उसमें चार्ज नहीं है। ऑन द चार्ज और इनसाइड द चार्ज जीरो। न्यूट्रल मीन्स होता है, न्यूट्रल से मतलब होता है जब बेटा पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज की दोनों की क्वांटिटी यानी मैग्नीट्यूड सेम होता है,
तो उसे हम न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल मतलब ये नहीं होता है उस पर उसमें कोई चार्ज नहीं है, इनसाइड कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता है। न्यूट्रल मतलब होता है कि पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों सेम है, तो वो बॉडी क्या होगी? न्यूट्रल। बॉडी कैसी होगी? न्यूट्रल होगी। अगर सपोज करिएगा इस बॉडी से मैंने 10 इलेक्ट्रॉन ली और 10 इलेक्ट्रॉन इस पर दे दी, तो इस पर इलेक्ट्रॉनों क्या हो गए? शॉर्ट हो गए, और इस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? एक्सेस हो गए। तो जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होंगे वो बॉडी क्या होगी? पॉजिटिव हो जाएगी, और जिस पर शॉर्ट होंगे वो बॉडी क्या होगी? निगेटिव हो जाएगी। यानी जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी वो क्या होगा? धनावेशित हो जाएगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी वो ऋण आवेशित हो जाएगा। यानी कि इस पर सपोज करिएगा n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन हुआ, नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन हुआ, तो इसको क्वांटाइजेशन चार्ज बोलते हैं, Q = प्लस माइनस n। n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। एक से ध्यान रखिएगा कि इस पर इससे कम वैल्यू पॉसिबल नहीं है, यानी कि इसी पर 2.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता, 3.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता, यानी 3.5 4.5 आपके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता। यानी E से कम आवेश का ट्रांसफॉर्मेशन यानी स्थानांतरण संभव नहीं है। तो देखिएगा, इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी भी एटम में, किसी भी कंडक्टर में अगर आपको आवेश का निर्धारण करना है, एडिशन करना है, तो उसके लिए Q = Na का यूज करते हैं। N क्या है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि इंटीजर होगा, यानी कि नंबर ऑफ ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। वेयर N की वैल्यू होगी 1 2 3 4 अप टू 100। और इसके बाद देखिएगा, सपोज करिएगा किसी न्यूक्लियस पर अगर आपको चार्ज फाइंड करना है, तो न्यूक्लियस में आपके क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन का मतलब होता है, इसको हम Z से डिफाइन करते हैं एटॉमिक नंबर को, तो उस पर चार्ज फाइंड करने के लिए Q = Jd का प्रयोग करते हैं। किसी भी न्यूक्लियस में अगर चार्ज आपको फाइंड करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं? Q = Jd का यूज करते हैं, यानी वेयर Z = एटॉमिक नंबर। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए आप, 7n14 पर आपको चार्ज फाइंड करना है, तो ये आपका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु क्रमांक है। तो Z होगा यहाँ पर 7, E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो Q = Z होगा, तो Q = 7 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस तरह से न्यूक्लियस पर चार्ज फाइंड करेंगे। तो एक बार फिर देखिएगा कि आपका चार्ज क्या है। चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज क्या होता है? किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने या ग्रहण करने के बाद जो गुण उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। A property developed in an atom after accept or donate an electron by the atom known as a charge. Here two types of charge, positive charge and negative charge. प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है? अगर दोनों पॉजिटिव है और दोनों निगेटिव है तो इनमें रिपल्सन फोर्स होगा। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, अट्रैक्शन फोर्स यानी कि आकर्षण बल होगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, लोएस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, इससे कम वैल्यू चार्ज की पॉसिबल नहीं है, जो कि इलेक्ट्रॉन पर होता है। E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन M = 9.1 × 10⁻31 kg। यूनिट ऑफ चार्ज, इसका यूनिट कूलम होता है। ये कैसी क्वांटिटी है? अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है बेटा? आपके पास दो बॉडी A और B। न्यूट्रल क्या होता है ये समझिएगा। न्यूट्रल मतलब ये नहीं होता है कि उसमें चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मतलब होता है उसके ऊपर चार्ज नहीं है। इनसाइड चार्ज है,
ऑन द चार्ज नहीं है, इनसाइड चार्ज है, इक्वल चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। जब दोनों पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू और निगेटिव चार्ज की वैल्यू इक्वल होती है तो बॉडी क्या होती है, न्यूट्रल हो जाती है। सपोज करिए दो बॉडी आपके पास ए और बी है, इससे 10 इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो गए, तो जिस बॉडी में ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 60 होंगे, वो क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, उसकी संख्या पर उसके नंबर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो जब इससे 10 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बेटा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो बॉडी कैसी होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज ऑन द प्रोटॉन। अब इस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्सेस हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों का अधिकता हो जाएगी। तो ओरिजिनल पोजीशन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक हो जाएगी, तो ये बॉडी क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो सपोज करिए एक बॉडी से अगर बॉडी पर n इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसमिशन होता है, यानी स्थानांतरण होता है, तो Q इक्वल्स टू प्लस माइनस यानी होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसमिशन जो होगा वो E, 2E, 3E, 4E अब टू सो ऑन के क्रम में होगा। इसका ट्रांसमिशन E/2, 3E/2, 5E/2 के क्रम में पॉसिबल नहीं है, यानी इसलिए n क्या होगा, इंटीजर होता है। तो n अब किसी भी बॉडी पर, किसी भी कंडक्टर पर अगर चार्ज फाइंड करना है तो फार्मूला क्या यूज करते हैं, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस n, वेयर n इज इंटीजर यानी पूर्णांक है, और इसकी वैल्यू n इक्वल्स टू होता है बेटा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर किसी न्यूक्लियस पर आपको चार्ज फाइंड करना है तो Q इक्वल्स टू Jd का यूज करेंगे। Z इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास, ये एटॉमिक नंबर होता है। सपोज करिए 7 और 14 पर आपको चार्ज फाइंड करना है न्यूक्लियस पर, तो Q इक्वल्स टू Jd लगाएंगे, वैल्यू रख के आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 था, और प्रॉपर्टी नंबर 6 देख लीजिएगा। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, सपोज करिए एक बॉडी आपके पास, इस पर चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज Q2, इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज कितना है, Q2। दो बॉडी है मेरे पास A एंड B। अब सपोज करिए इनको किसी वायर के ड्यू टू आप अटैच कर दें, या इनको कनेक्ट करके फिर उसी पॉइंट पर प्लेस कर दें, यानी रिप्लेस करके उसी पॉइंट पर आप रख देंगे, तो इन पर एवरेज चार्ज होता है Q1 प्लस Q2 अपॉन, दोनों पर चार्ज क्या होगा, एवरेज चार्ज आ जाएगा, यानी बॉडी A है तो ये बॉडी B है, इस पर चार्ज होगा Q एवरेज और इस पर भी क्या होगा, Q एवरेज। अब देखिएगा एग्जांपल समझ लेते हैं। आप सपोज करिए ये बॉडी है A, इस पर चार्ज दिया है 4 माइक्रोकूलम, कितना दिया बेटा, और ये बॉडी B है, इस पर दिया है -2 माइक्रोकूलम। आपको दोनों को टच कर देंगे या वायर के ड्यू टू अटैच कर देंगे, तो एवरेज चार्ज होगा Q डैश इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। अब एक से ध्यान रखिएगा, अगर हम स्केलर क्वांटिटी लेते हैं तो वैल्यू उसमें विद साइन ली जाती है। चार्ज ऑलरेडी एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है, तो इसमें आवेश का मान चिन्ह सहित लेंगे आप, तो Q डैश इक्वल्स टू आएगा 4 माइक्रोकूलम प्लस -2 माइक्रोकूलम अपॉन 2। Q डैश इक्वल्स टू 4 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम अपॉन 2, Q डैश इक्वल्स टू 2 माइक्रोकूलम अपॉन 2, तो Q डैश कितना होगा 1 माइक्रोकूलम। ये चीज, और उसके बाद आता है प्रॉपर्टी नंबर 7, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q3 प्लस Q। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो भी क्या कहते हैं चार्ज होता है, उसको
टोटल चार्ज किसी भी ट्रांसलेशन ऑफ चार्ज, दो बॉडी है कंसीडर करा दिए, उसके पहले और उसके बाद में चार्ज क्या होता है आपका कांस्टेंट रहता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि चार्ज को आप ट्रांसफर कर सकते हैं ओनली, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। चार्ज केवल ट्रांसफर होता है ओनली, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थैंक यू। पिछले टर्म मैंने बताया था आपको चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी, यानी आवेश और उसकी विशेषता। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या होता है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपके दो चार्ज है आपके पास है, दो चार्ज के बिटवीन कैसा फोर्स अप्लाई होता है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये कूलॉम्स में होता है। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, an electric force acts between 2 point charge depends upon two things. It's directly proportional to the product of magnet to charging charge and inversely proportional to the square of the distance between them. यानी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, F proportional to Q1 Q2 upon R स्क्वायर। बेटा इसको रिमूव करके कांस्टेंट लेते हैं, F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए बेटा, ये कांस्टेंट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेटा, निर्वात की वैद्युशीलता परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। के क्या है आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यानी परावैद्युतांक है। तो के परावैद्युतांक है, ध्यान रखिएगा के इक्वल टू 1 होता है फ्री स्पेस के लिए, के इक्वल टू 1, और मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है फ्री स्पेस, और मेटल के लिए ये इनफाइनाइट होता है। वाटर के लिए 81.0 होता है। ध्यान रखेंगे फ्री स्पेस के लिए के की वैल्यू 1 होगी, मेटल के लिए यानी धातु अगर होगा उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बेटा आपका इनफाइनाइट होता है, और वाटर के लिए क्या होता है 81.0, ये वाटर के लिए होता है। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि बराबर है। तो ये कूलॉम्स लॉ क्या कहते हैं समझिए, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्रमानुपाती होता है। F proportional to Q1 Q2 upon R स्क्वायर। इसको रिमूव करके कांस्टेंट लेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में होगा। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट ये फ्री स्पेस की परमेबिलिटी या फ्री स्पेस यानी निर्वात की वैद्युशीलता होती है। इसकी वैल्यू है 0.85 इंटू 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है यानी परावैद्युतांक है। के की वैल्यू 1 होती है आपका निर्वात के लिए, इनफाइनाइट होती है मेटल के लिए, और वाटर के लिए 81। अब कूलॉम्स नियम से निवेदक कैसे लगाएंगे उसको कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताते हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये सपोज करिए चार्ज आपके पास Q1 है और ये चार्ज Q2 है।
दोनों चार्ज पॉजिटिव, दोनों चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव। आपको मालूम है पॉजिटिव चार्ज के बिटवीन दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो तो उनके बीच में क्या लगता है? आपका रिपल्सन फोर्स लगता है। पता कैसे करेंगे? मान लीजिए एक चार्ज आपको पता करना है फोर्स कैसा लगता है। इस चार्ज को आप रोकिएगा, ये चार्ज जिस साइड मूव करेगा, अगर इस साइड मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये इसको रिपल कर रहा है, और ये अगर इस साइड मूव कर रहा है यानी अट्रैक्ट कर रहा है, यानी इसको आकर्षित कर रहा है। तो इसके ड्यू टू स्पर्श फोर्स जो अप्लाई होगा ये होगा बेटा F2 ड्यू टू 1, और इस पर जो होगा F1 ड्यू टू 2, यानी इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल F1 होगा और इसके ड्यू टू इस पर लगने वाला बल क्या होगा? F12 होगा। अब देखिए इन दोनों का डायरेक्शन इस तरफ देखिएगा, Q2 और ये Q1, ये इसका डायरेक्शन होगा फोर्स का F1 और ये होगा F12। दोनों फोर्स कैसे हैं? अगर इन चार्ज के मास सेम है, दोनों के आपके डायरेक्शन कैसे हैं? अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो इनके होगा 1F2 -F21, यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कोई भी हो, अगर ये डिफरेंट मैग्नीट्यूड है और इसका भी डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, लेकिन दोनों एक दूसरे पर, दोनों के बिटवीन जो फोर्स होगा वो सेम इन मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि F12 -F21। आपका मैग्नीट्यूड सेम होगा पर डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। तो यहाँ पर आपका मैकेनिक्स यूज होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ का यूज होगा। तो देखिएगा F12 प्लस F21 क्या होगा? 0, यानी कि सिस्टम पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। ये नोट नंबर 1 है आपका। अगर सपोज करिए दोनों ही चार्ज कैसे हैं? दोनों ही चार्ज क्या है आपके? इसमें एक पॉजिटिव है और एक क्या है? निगेटिव है। ये प्लस Q1 है और ये क्या है? -Q2। तो इसमें फोर्स का डायरेक्शन होगा F12 F21। तो दोनों देखिए यहाँ पर भी इनका डायरेक्शन क्या हो गया बेटा? अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड क्या? सेम। इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो फोर्स लगता है कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि संरक्षित बल। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये आपका लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स आर अलोंग लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्ज के बिटवीन, यानी कि लाइन ज्वाइनिंग दोनों को मिलाने वाली रेखा पर ही बल लगेगा। ये आपका इस तरह से नहीं हो सकता, एक बल ऊपर हो जाए एक नीचे, दोनों लाइन ज्वाइनिंग पर ही लगेंगे। इस बात का आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। तो मैंने क्या बताया? इसमें मैग्नीट्यूड इनके कुछ भी हो बट लगने वाला फोर्स सेम होगा। जितना फोर्स ये इस पर अप्लाई करे उतना ही फोर्स क्या होगा? इस पर अप्लाई होगा। जैसे मैंने बताया है प्रोपोर्शनल टू P1 Q2, तो F1 के भी प्रोपोर्शनल है और Q2 के भी प्रोपोर्शनल है। किसी एक की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स की डेल्टेंट क्या होगा? आपका बढ़ जाएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी जो यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ यूज हो रहा है आपका, इस बात का ध्यान रखना। नोट नंबर 2, अब इसमें देखिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मोमेंटम का यूज होता है। कैसे होगा बेटा? ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट, Q1 Q2, यहाँ पर इसका मास M1 है, इसका मास M2, इसकी वेलोसिटी V2 है और इसकी वेलोसिटी क्या है? V1। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है? इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स द मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि यहाँ पर देखिए रिजल्टेंट फोर्स 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा? आपके पास मालूम है F = डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। F = 0 तो आ जाएगा डेल्टा P = 0, दैट इज मीन P1 = P2
यानी m1 v1 क्या होगा m2 v2। तो यहाँ पर आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यूज होगा। एक बार मेन कॉन्सेप्ट यही बताना है आपको बेटा कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, लेकिन उनके बिटवीन जो फोर्स लगेगा वो आपका फोर्स कैसा होगा, सेम है। वो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड यहाँ पर किसी एक पे नहीं करेगा। मान लीजिए 4 माइक्रोकूलम में 6 माइक्रोकूलम है, बट दोनों पर फोर्स जो होगा सेम मैग्नीट्यूड में होगा। अगर आपके सेम बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सेम इन मैग्नीट्यूड। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो फोर्स होगा लाइन जॉइनिंग टू द पॉइंट चार्ज, along टू द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट चार्ज, यानी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर भी ये बल आपका लगेगा। बस समझ में आ गया बेटा। तो ये कूलॉम का इसकी दो प्रॉपर्टीज है बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर सपोज करिए चार्ज Q1 है तो ये चार्ज Q, इन दोनों के बिटवीन फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बिटवीन फोर्स लग रहा है। और सपोज करिए थर्ड चार्ज आ जाता है, ये Q3 रख दिया, तो Q3 चार्ज रखने पर इन दोनों के बीच लगने वाले बल पर कोई भी प्रभाव, ये आप F12 है और ये है F12। देखिए अगर दो चार्ज आपको ये दिए तो इन दोनों चार्जों पर अगर तीसरा चार्ज जो बीच में पेड़ में रख दिया जाता है तो इस चार्ज के रखे होने से इन दोनों के बीच लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल किसी चार्ज के होने और या न होने से किसी अन्य चार्ज के होने या न होने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि आप कह सकते हैं फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स एट बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ एनी अदर चार्ज। यानी कि तीसरा चार्ज रखा हो, कोई भी चार्ज रखे हो, तो उन्हीं दो के बीच लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी प्रॉपर्टी देखिए बेटा, ऐसे न्यूटन्स लॉ का कूलॉम्स लॉ का मैंने फार्मूला बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E1 Q2 अपॉन R के R इस कांस्टेंट कर देंगे, F प्रोपोर्शनल टू आएगा 1/Q, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि वैद्युत बल परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इससे फार्मूला होता है F1/F2 क्या होगा K2/Q। अब सपोज करिएगा दो चार्ज है, एग्जांपल बताते हैं आपको, दो चार्ज है Q1 Q2, डिस्टेंस आपकी R है, K1 = 1 है, फोर्स आपका F1 = 4 न्यूटन। इफ K = आप 2 कर दीजिएगा, K2 = देन आपको F क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यानी कि बल ज्ञात करना है। तो इसमें फार्मूला वैल्यू रखेंगे F1/F2 आएगा K2/K1, K2/K1। तो K2 की यहाँ से देखिएगा F1 की वैल्यू कितनी है 4/F2 फाइंड करना है, K2 है 2 और ये है 1, तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो F2 कितना होगा 2 न्यूटन है। इसी में देखिए K सेकेंड में देखिएगा, अब F प्रोपोर्शनल टू 1/R, यानी कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इससे फार्मूला आएगा F1/F2 = R2/R। सपोज करिएगा आपके पास डिस्टेंस R1 = R है, R2 = R/2 कर दिए, F1 = 4 न्यूटन है, आपको F2 फाइंड करना है।
अगर 2 पॉइंट चार्ज हैं उनकी डिस्टेंस को आप हाफ कर देंगे, r1/2 कर देंगे, तो यहाँ से फार्मूला क्या आएगा, f1/f2 = r2/r1 का होगा। f1 की वैल्यू 4 है। आपको क्या करना है बेटा, f2 फाइंड करना है। r1/2 × r1 कैंसिल कर दिए, जो कटा वेरिएबल से काट दिए। 4/f2 कितना होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, 1/4 यानी f2 = कितना होगा, 16 न्यूटन। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4। इतने बात क्लियर हो गई। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आपके पास 2 पॉइंट है A एंड B, Q1 Q2, डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। अब सपोज करिए इन दोनों चार्जों को मिलाने वाली है रेखा यानी लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट चार्ज के बिटवीन एक अदर चार्ज यानी थर्ड चार्ज बेटा कहाँ रखा जाए, किस पॉइंट पर प्लेस करें कि उस पर कोई फोर्स एक्ट ना हो, यानी वो बैलेंस पोजीशन में हो, संतुलन की अवस्था में। तो सपोज करिए आपने Q1 से स्मॉल s डिस्टेंस पर, Q1 से स्मॉल s डिस्टेंस पर आपने अदर चार्ज जोड़ दिया, ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, r - s। तो इन दोनों के बिटवीन सपोज करिए फोर्स कितना लग रहा है बेटा, F1, और इन दोनों के बिटवीन लग रहा है F2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन F1 = क्या हो गया, F2, तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना है, 0। तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q/x², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q2/r - x का होल स्क्वायर। ये देखिए कैंसिल आउट हो गया बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये r - x/x का होल स्क्वायर = आएगा Q2/Q। कितना होगा बेटा, r - x/x का होल स्क्वायर = Q2/Q1। r - x/x = Q2/Q1। इतनी बात क्लियर हो गई। एक एग्जांपल देख लेंगे इसका। तो देखिए सपोज करिए 2 पॉइंट चार्ज आपके पास है, एक है +9 और Q2 है प्लस, डिस्टेंस दिया है r = 16 सेंटीमीटर। तो आपको ये पॉइंट फाइंड करना है। सपोज करिए Q चार्ज यहाँ प्लेस कर दिया, ये डिस्टेंस हो गई x, ये हो गई r-। आपको बिल्कुल सिंपली इसी तरह सॉल्व करना है। तो यहाँ पे वैल्यू रखनी है r - x/x = √Q2 क्या होगा, Q1। 16 - x/x कितना होगा, √e/9 कैंसिल, रूट ले लेंगे, 16 - x/x = 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 48 - x 3x = x, 4x = 48, तो x = आएगा 12 सेंटीमीटर। इस तरह से भी मेथड्स आपको करने होंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5, सपोज करिए एक राइट ट्रायंगल है आपके पास, ये राइट ट्रायंगल है आपके पास, सॉरी एक्यूलेटर ट्रायंगल। कैसा है, एक्यूलेटर ट्रायंगल है, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, चार्ज Q1 Q2 Q3। आपको B पॉइंट पर इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या करना है, फाइंड करना है। तो सपोज करिए इन दोनों पे फोर्स आपका लग रहा है F1, इन दोनों के बिटवीन लग रहा है F2। अब देखिए बेटा, ये एंगल कितना हो गया, 60, ये एंगल कितना होगा, ये भी एंगल क्या होगा, 60। F1 = अगर आप निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q2 Q3 अपॉन ये साइड A लेंगे, A।
सिमिलरली F2 अगर आप निकालोगे तो F2 आएगा आपके पास 1/4πε0K Q1 Q3 अपॉन Q2 Q3 अपॉन K स्क्वायर। F2 आपको निकालना होगा, F2 निकालने के लिए क्या करना होगा, Q1 Q2 अपॉन K स्क्वायर। यहाँ से F1 आपका आया है, F1 आपका निकालना है तो Q2 Q3 और अब यहाँ से क्या करना है, F2 निकालना है तो Q1 Q3 अपॉन K स्क्वायर। अब देखिएगा आपने रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, R = √a² + b² + 2ab cos थीटा। वही फार्मूला यहाँ पे वेक्टर का यूज करेंगे रिजल्टेंट निकालने के लिए। F = √F1² F2² + 2F1F2 cos 60। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी कूलॉम्स लॉ से न्यूमेरिकल को लगाने की। अगले टर्म में इसके आगे प्रॉपर्टीज होते हैं।